हेलो। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आज की कहानी हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में मैंने आपको बताया है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, है ना? पूरे अर्थमेटिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पुरुषोत्तम कुमार कह रहे सर बेसिक ज्यादा बताइए। हाँ बेटा पुरुषोत्तम कुमार, कल मैंने तुम्हें 1 घंटा केवल बेसिक ही बताया ना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, उससे आपका पेट नहीं भरा? बेटा पेपर में केवल बेसिक नहीं आता है, बेसिक के आगे भी एक दुनिया होती है सवालों की, वो आते हैं पेपर में, ठीक है ना? वो भी तो करा करो। कहां तुम्हारी गाड़ी बेसिक पे ही जाकर अटक गई है? कल मैंने आपको सारे बेसिक बताया सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, एग्जाम्पल्स कराया, और आज की क्लास में हमें सवाल करने हैं। ठीक है भाई, चलो करने के लिए तैयार हैं? चलिए आइए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई पहला सवाल, पहला टाइप। मैंने आपको बताया कि जहां बीच में प्लस आता है वहां क्या लगेगा? डेविएशन। जहां बीच में मल्टीप्लाई आता है वहां क्या लगेगा मेरे प्यारे भाई? सक्सेसिव। ठीक है ना? चलो ध्यान से सुनेगा। यदि किसी आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, आयत की चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? यही सवाल है। देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आपको पता भी होगा कि ये आयत है, ये होता है आयत, ये इसकी लंबाई है, और ये प्यारे दोस्तों क्या है? इसकी चौड़ाई। ठीक है ना? तो किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी आयत का जो एरिया होता है, उसका कॉन्सेप्ट है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। अब सवाल ये कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, बढ़ने का मतलब प्लस, आयत की लंबाई 13% बढ़ जाती है, उसके बाद आयत की चौड़ाई 8% कम हो जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है। पूछा आयत के क्षेत्रफल में, यानी कि एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, यही सवाल है। क्या आपको साफ साफ दिख नहीं रहा प्यारे बच्चे कि यहां बीच में क्या आ रहा है? आ गया ना गुणा, और जहां बीच में गुणा आएगा वहां क्या लगेगा? सक्सेसिव। भाई लंबाई 13% बढ़ा दी, चौड़ाई 8% कम करिए, कम करी, इसलिए मैंने क्या लगाया? माइनस। तो एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? एरिया में, तो एरिया में परसेंटेज चेंज आएगा 13 और -8 का सक्सेसिव। कल ही फॉर्मूला बताया मैंने, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। 13 - 8 -13 गुणा 8 बटे 13 - 8 -13 गुणा 8 बटे 100%। तो 13 - 8 कितना आ गया? 5। 13 × 8 = 104। 104 को जब हम 100 से भाग करेंगे, 104 को 100 से, तो क्या आएगा? 1.04। तो 5 में से 1.04 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3.96%। अरे पॉजिटिव आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव, यानी कि एरिया 3.96% इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? आसान सवाल है ना? तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। ये देखिए सवाल नंबर 75। ईश्वर ने एक नया प्लॉट खरीदा, विच नीड टू बी फेंस्ड इमीडिएटली, जिसकी तुरंत फेंसिंग करने की जरूरत है, बाण लगाने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, आप पूरा सवाल पढ़ लेते हैं पहले। इसके कारण आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों में ही 16% की कमी हो गई। ठीक है ना? क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना बच्चों? देखिए आपने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट जो है वो आयताकार है ऐसे, ठीक है ना? ये इसकी लंबाई है, और ये क्या है बच्चों? इसकी चौड़ाई। ठीक है ना? अब हम इसके चारों ओर की बाउंड्री करेंगे। बाड़ लगाने का मतलब चारों ओर की दीवार लगाना, बाउंड्री लगाना। ठीक है ना? पत्थर की मोटी मोटी दीवार लगाएंगे, कोई सांड वगैरह ना घुस जाए। ठीक है बच्चों? तो इस आयताकार ये जो हमारा प्लॉट है, इसका एरिया कैसे निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। सबको फॉर्मूला पता है? अब जब हम इसके चारों ओर बाड़ लगा रहे हैं, इसकी चारों ओर से बाउंड्री चौबंदी कर रहे हैं, तो लंबाई भी 16% कम हो जाती है और चौड़ाई भी 16% कम हो जाती है।
है ना, क्योंकि पत्थर की मोटी मोटी दीवार आ गई। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई, यही सवाल है। तो बीच में क्या आ रहा है प्यारे दोस्तों, गुणा। तो एरिया में कितना चेंज आएगा, -16 और -16 का सक्सेसिव, दैट्स इट। कैसे, रेशियो की कोई जरूरत नहीं, फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा भाई। एक्स और वाई का नेट चेंज क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो -16 का कितना आएगा, -16 -16 प्लस, अब आप देखो -16 की -16 में गुणा करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे 100। तो -16 की -16 में गुणा करेंगे प्लस ही हो जाएगा। तो आपको लिखने की जरूरत है क्या माइनस, नहीं। तो क्या लिखो आप, 16 गुणा 16 बटे, ठीक है ना, कि -16 गुणा -16 पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो -16 प्लस -16 कितना आ गया, माइनस का 32। 16 गुणा 16 कितना है, 256। 256 को 100 से भाग करेंगे 2.56। तो -32 प्लस 2.56, -32 में से पहले 2 घटाओ 30, फिर 0.56 और कम कर लो, 29.44%। 29.44%। और ये आंसर कैसा आएगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब कि प्लॉट का एरिया 29.44% घट गया। क्या आंसर हो गया, ए ऑप्शन हो गया। कोई डाउट, कर लेंगे, आगे चलते हैं, बताइएगा। 76, ठीक है। हाँ, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई है, ठीक है बच्चों। तो पूछा इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, है ना। एक स्क्वायर खेल का मैदान है, ये क्या है, स्क्वायर खेल का मैदान। अब आप स्क्वायर या वर्ग समझते हैं भाई, एक ऐसा चौकोर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये क्या कहलाता है, स्क्वायर या वर्ग। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, आई ना बात समझ में। अब बोला है प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि हुई, इसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। हालांकि जो समझदार बच्चे उनका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो गया, ए गुणा ए, ये हो गया ना, यही तो होता है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा 15% बढ़ाएगी, भाई ये भी 15% बढ़ाया गया और ये भी 15% बढ़ाया गया, है कि नहीं। और बीच में क्या है, बीच में क्या स्टूडेंट्स, है ना। तो यानी कि एरिया में कितना चेंज आएगा, 15 और 15 का सक्सेसिव, जो कितना आ जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 100%, ठीक है ना भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 15 प्लस 15 क्या आ गया, 30, और 15 गुणा 15 225 बटे 100 कितना आ गया, 2.25। तो 30 प्लस 2.25 कितना आ गया, 32.25% वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर। तो देखो यहां पे क्या आ रहा है, पावर 2, क्या आ रहा है, पावर 2। वर्ग की भुजा कितनी बढ़ाई गई है, 15%। तो अगर पावर 2 है तो यानी कि आपको 15% का 2 बार सक्सेसिव करना था। कितनी बार करना था, 2 बार, बस। समझ में ना बात। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बताइए। एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 10, 15 और 20% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना। घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो आप अपना कमरा देखो, आपका जो कमरा है वो क्या है, एक घनाभ है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ये डब्बा है, ये क्या डब्बा, एक घनाभ है, ठीक है। ये इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो घनाभ का जो आयतन होता है उसका कॉन्सेप्ट है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो एक घनाभ की शेप का कमरा, इसकी लंबाई 10% बढ़ जाती है, चौड़ाई कितनी बढ़ जाती है, 15%, और हाइट कितनी बढ़ाई जाती है, 20%। तो प्रश्न यह है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों यहां बीच में क्या आ रहा है, और जहां बीच में गुणा वहां क्या लगेगा, सक्सेसिव। यानी कि आपको 10, 15 और 20 का क्या लगाना है, सक्सेसिव निकालना है।
देखो अगर हर चीज बढ़ा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बढ़ा रहे हैं, तो आयतन भी बढ़ना चाहिए, साइज बढ़ रहा है तो, यानी कि ये दो ऑप्शन तो डिक्रीज वाले संभव ही नहीं है। आंसर या तो ए ऑप्शन है या फिर बी ऑप्शन है। बात समझ में आ गई ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, मजा आ गया समझ के, ठीक है। तो आपको इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है, या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो और रेशियो से भी, दोनों ही रास्ते बढ़िया, कोई बुरा तो है नहीं। बताओ कौन सा बता दूं? रेशियो, ठीक है बच्चों। तो हम घनाभ की लंबाई 10% बढ़ाते, 10% कितना होता है? 1/10। चौड़ाई 15% बढ़ाते, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/, हाइट बढ़ाते 20%, इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5। तो लंबाई 10% बढ़ाते 1/10, यानी कि लंबाई 10 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? यार सीधी सीधी गुणा करते हैं ना हम लोग। चौड़ाई 15% बढ़ाते हैं 3/20, अगर पहले 20 थी तो 20 से 3 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 30। हाइट 20% बढ़ाते 1/5, तो हाइट 5 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 6। सीधी सीधी जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भैया, अच्छा ये ऐसे ही रहने दो, काटो मत। नीचे क्या आ जाएगा? 20 पंजे 100, 100 गुणा 10,000, ठीक है ना। ऊपर क्या आएगा मेरे भाई? 11 गुणा 23, 253, है ना, गुणा 6, यानी कि 1500 प्लस 18 कितना आ गया? 1518। कोई दिक्कत? 250 छिक्का 1500, 6×18, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सीधी गुणा ही तो है। ये क्या आ गया? जब सीधी सीधी गुणा करेंगे घनाभ के इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ गया, यानी कि घनाभ का आयतन पहले 1000 था शुरुआत में, तो बढ़ के कितना हो गया? 1518। हमेशा इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है कि नहीं? तो अगर किसी घनाभ की लंबाई 10%, चौड़ाई 15%, हाइट 20% बढ़ाई जाए, तो उस घनाभ का आयतन शुरुआत में अगर इनिशियल 1000 है तो 1000 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 1518। आपसे पूछा आयतन में प्रतिशत वृद्धि, देखो यहां पे बेस 1000 है, अगर 1000 को 100 बना लो तो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है आंसर। मैंने आपको बताया हुआ है ना, अगर बेस 100 होता है तो सीधा आंसर किस में आता है? परसेंटेज में। जैसे 1000 है, 1000 को अगर 100 बनाना है तो क्या करना होगा? 10 से भाग। तो अगर मैं ऊपर नीचे अंश में भी हर में भी 10 से भाग दे दूं तो ये 1000 का क्या हो जाएगा? 100, और ऊपर 10 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा? 151 पॉइंट, यानी कि घनाभ का आयतन पहले 100 था तो 100 से 151.8 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 51.8 बढ़ गया, और सीधा किस में आ गया? परसेंटेज में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। आई बात समझ में? कोई तकलीफ? आगे चलते, ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 78, बनाइए। एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है, इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है। 40% तक नहीं आएगा, 40% है ना। इसकी हाइट 40% कम हो जाती है, इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? आई बात समझ में? सिलेंडर आप समझते हैं, ये सिलेंडर है मेरे पानी का गिलास, बेलन। इस सिलेंडर का जो आधार है वो क्या है? एक सर्कल, एक वृत्त है। इस सर्कल की त्रिज्या हमने कितनी बढ़ा दी? 120%। इसकी ये ऊंचाई है, ऊंचाई का जो है हमने 40% कम कर दी। तो पूछा इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखो ये सवाल परसेंटेज के ही हैं, लेकिन इन सवालों को करने के पहले आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना। सारे एक टाइप के सवाल हैं बच्चों। पहला टाइप में बता रहा हूं मेंसुरेशन बेस्ड परसेंटेज के सवाल, ठीक है ना बच्चों। तो जब तक आपको इनके फॉर्मूला याद नहीं होंगे आप इन सवालों को नहीं कर पाओगे, है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत? तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के वॉल्यूम या आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर क्या है? आधार की त्रिज्या, और एच क्या है? सिलेंडर की हाइट। और पाई का मान सबको पता है 22/7, है ना। अगर आप किसी सिलेंडर की रेडियस बदलोगे और हाइट बदलोगे तो उसका वॉल्यूम भी बदलेगा, बदलेगा ना। पाई का मान फिक्स होता है, यानी कि पाई का मान तो बदलेगा ही नहीं, यानी कि सिलेंडर का जो आयतन है वो केवल रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे निर्भर करता है। हाइट दुगना करोगे वॉल्यूम भी दुगना हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कोई दिक्कत? रेडियस अगर दुगनी करोगे वॉल्यूम 4 गुना होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है।
आई ना बात समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही यही है, ठीक है ना। यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई की गुणा पे निर्भर करता है, ठीक है ना। बीच में क्या आ रहा है? बीच में क्या आ रहा है? गुणा। गुणा मतलब सक्सेसिव। सिलेंडर की रेडियस कितनी बढ़ाई जाती है? 120%। और लेकिन यहां पे क्या है? सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ाई जाती है, लेकिन यहां पर रेडियस का स्क्वायर है। यानी कि 120% का कितनी बार सक्सेसिव होगा? 2 बार। हाइट कितनी कम की जाती है? 40%। यानी कि आपको इस सवाल में कुछ भी नहीं करना, 120, 120 और -40 का क्या निकालना है? सक्सेसिव। समझ में आया बच्चों? आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना। रेडियस का स्क्वायर है ना, स्क्वायर यानी कि 2 बार। तो रेडियस 120% बढ़ जाती है, तो 120%, 120% 2 बार। हाइट कितनी कम हो जाती है? 40%। अब यहां आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और रेशियो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब मुझे बताओ 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6/5। 6/5 ना लिख के भैया 12/10 लिख लेते। देखो, नीचे अगर 10 रहता है तो कैलकुलेशन आसान होती है। 10 का मतलब क्या होता है? 100। तो कैलकुलेशन क्या होती है? आसान। अगर हम रेडियस 120% बढ़ा रहे हैं तो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू है 120/100। 120/100 का मतलब 12/10। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हम किसी सिलेंडर की त्रिज्या कितनी बढ़ा रहे हैं बच्चों? 120%। तो 120% का मतलब क्या हुआ? 12 यानी कि सिलेंडर की रेडियस अगर 10 थी तो 10 से कितनी बढ़ गई? तो 10 से 12 बढ़ के कितनी हो गई? 22 हो गई। कोई दिक्कत है? ठीक है। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू 12/10। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 120% को 6/5 लिख लो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। 120% क्या होता है? 120/100 यानी कि 6/5। कोई समस्या? सेम ही आएगा आंसर पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि सिलेंडर की रेडियस अगर पहले 5 थी तो 5 से 6 बढ़ के कितनी हो गई? 11। 5 थी, 5 को 6 बढ़ा दो 11 होगी। लेकिन आपको क्या करना है? स्क्वायर 2 बार बढ़ाना है ना। 120%, 120% 2 बार बढ़ाना है, 2 बार बढ़ाना है, यानी कि इसका 11/5 गुणा 11/5 तो क्या हो जाएगा? 11/5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इंटू हाइट कितना कम हो जाती है? 40% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी है? 2/5। यानी कि हाइट अगर पहले 5 थी तो 5 से 2 कम होकर कितनी हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। तो आपने क्या किया? रेडियस के स्क्वायर और हाइट के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दी। तो नीचे क्या आ गया? 5 का वर्ग 25, 25 पंजे 125। ऊपर क्या आ गया प्यारे बच्चों? ऊपर आ गया 11 का वर्ग 121, है ना, और गुणा 3। 121 दिया 363। ये आ गया। ये क्या आया है प्यारे भाई, बताओ जरा। ये सिलेंडर के इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ गया। यानी कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पहले 125 था तो अब बढ़ के कितना हो गया है? 300। अगर किसी सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ाई जाए, हाइट 40% कम कर दी जाए, तो अगर उस सिलेंडर का वॉल्यूम पहले 125 था तो 125 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 363 हो जाएगा। आपसे पूछा कितना परसेंट बढ़ गया। देखिए आप वो कर सकते हैं कि फाइनल में से इनिशियल वैल्यू घटाओ बटे 125 गुणा 100% कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही टेक्निक बता रहा हूं कि अगर बेस 100 बना लेते हो तो डायरेक्ट आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में, है कि नहीं। बेस अगर 100 बना लेते हो, देखो जैसे यहां पे बेस क्या है आपका? 100। मैंने आपको ये बताया कि 125 का पहाड़ा याद करो। 125 अट्ठे क्या होता है? 1000। अगर 125 की 0.8 में गुणा कर दो तो क्या आता है? 100 आता है। यानी कि अगर मैं ऊपर नीचे 0.8 से गुणा कर दूं तो बेस क्या बन जाएगा? 100। ये 125 है, 125 को 0.8 से गुणा कर दो, 0.8 से गुणा क्या आएगा? 100। ऊपर 363 है, 363 को भी 0.8 से गुणा करो, कितना आएगा भाई? 240 और 48, 288 और 2.4, 290.4। इतनी जल्दी कर लोगे?
300 का 0.8 गुना 240, 60 का 0.8 गुना 48, 3 का 0.8 गुना 2.4, सब जोड़ दिए 290.4। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर सिलेंडर का वॉल्यूम पहले 100 था तो 100 से बढ़ के कितना हो गया 290.4, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बढ़ गया 100 था, आपके पास 100 रुपए थे, 290.4 हो गए, तो कितने बढ़ गए 290.4 में 100 घटा देंगे, ये सीधा आंसर किस में आ गया परसेंटेज में, ऑप्शन नंबर ये उत्तर है। ठीक है ना। देखो इस सवाल का सॉल्यूशन केवल ये है, ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, ये सबको यही है बस, बाकी जो भी था मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ठीक है ना बच्चों, करना आपको पेपर में केवल इतना सा ही है, लेकिन मैं इतना सा बताऊंगा लिख के तो आपकी बुद्धि में आएगा ही नहीं, खराब है ना बुद्धि, इसलिए मुझे पूरा डिटेल में एक एक चीज बतानी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि सवाल बहुत बड़ा है या बहुत मुश्किल है, मुश्किल से 15-20 सेकंड में होने वाली चीज है। ठीक है ना बच्चों, आगे चलते हैं। हाँ, ये इस प्रकार के सवाल, इस टाइप के सवाल तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद हो। ठीक है ना। अगला करते हैं, सवाल नंबर आपके सामने 79। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। गोला आप समझते हैं, क्रिकेट की बॉल है ना, गोला है कहीं, ये देखिए, ये है सुंदर सा गोला। ठीक है बेटा, देख रहे हैं, ये गोला है, क्रिकेट की बॉल, ये होता है गोला। ठीक है ना। अब इस गोले की त्रिज्या, भाई बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा ना, सेंटर से सतह तक की दूरी क्या है त्रिज्या। इस गोले की त्रिज्या अगर 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, है ना। तो बच्चों अगर किसी भी गोले की त्रिज्या आर है तो गोले का जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है ना, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब 4 पाई एक फिक्स नंबर है, गोले का सरफेस एरिया कब बदलेगा जब आप इसकी त्रिज्या को बदलोगे, समझ में आया ना। यानी कि गोले का जो सरफेस एरिया है वो केवल रेडियस के स्क्वायर पे निर्भर करता है। समझ में आया ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। वैसे भी एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं, एरिया यानी कि 2 पावर, और आयतन जो होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं यानी कि 3 पावर। आई ना बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो गोले की त्रिज्या 16 सही 2/3% बढ़ाई जाती है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, 1/6। भाई यहां पे फ्रैक्शन आसानी से बन नहीं है ना, तो पूछा इसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आ रहा है रेडियस का स्क्वायर। तो गोले की त्रिज्या बढ़ाई जाती है 16 सही 2/3% 1/6, यानी कि गोले की त्रिज्या अगर पहले 6 थी तो 6 से 1 बढ़ के कितनी हो गई, तो गोले का टोटल सरफेस एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ इसका, सीधा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है स्क्वायर करो, क्यूब है क्यूब करो। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 7 का वर्ग 49 और 6 का वर्ग, यानी कि ये क्या आ गया, अगर गोले का सरफेस एरिया पहले 36 था शुरुआत में तो बढ़ के कितना हो गया 36 से 49 हो गया, तो कितना बढ़ा, शुरुआत में कितना था 36, परसेंटेज में कितना गुणा 100%, ये आ गया ना बच्चे। तो 4 से 100 25 बार, 4 से 36, तो 13 गुणा 25 कितना आएगा 325 ना, 325/9%। तो ये आ गया भी 9 तिया 27, 27 और ये 5 बच जाएगा 55, 9 6 का 54, यानी कि अप्रोक्स 36% है ना, लगभग 36%। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ, आगे चलते हैं बताइए। ओके, आखिरी सवाल प्यारे दोस्तों इस टाइप का, ठीक है करें। सवाल नंबर है आपके सामने 80, बनाइए।
आर त्रिज्या वाले एक गोले को गर्म किया जाता है जिससे इसकी त्रिज्या कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। तो पूछा है इसके आयतन में अनुमानित वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि इस गोले का आयतन लगभग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही सवाल है ना। कोई तकलीफ बताओ। देखो गोला मैंने आपको दिखा दिया, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये याद रखिए, अभी जैसे हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां भी ये फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है, लेकिन परसेंटेज में भी इनकी जरूरत पड़ेगी। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई एक फिक्स नंबर है, इसका मान कभी नहीं बदलता। आप क्या बदल सकते हो, गोले की केवल त्रिज्या। तो गोले का आयतन क्या, रेडियस की पावर 3 पे डिपेंड करता, पावर 3 आ रहा है ना, कोई दिक्कत। अब एक गोले की त्रिज्या हमने कितनी बढ़ा दी, 10%। पूछा है आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा, गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी, 10% कितना होता है, 1/10, 1/10 होता है। यानी कि गोले की त्रिज्या पहले अगर 10 थी तो 10 से हमने कितनी बढ़ा दी, तो कितनी होगी, 11। तो आयतन किस अनुपात में बदलेगा मेरे भाई, इसका क्यूब, पावर 3। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर। तो नीचे 10 का क्यूब 1000, ऊपर 11 का क्यूब कितना आ गया, 1331। यानी कि अगर गोले का वॉल्यूम पहले 1000 था तो 1000 से 1331 हो जाएगा। 1000 को बेस 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करो, 10 से भाग। अगर नीचे 10 से भाग देंगे तो 1000 का हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा 133 पॉइंट। यानी कि गोले का आयतन पहले 100 था तो 100 से 133.1 हो गया, तो कितना बढ़ जाएगा, 33.1%। क्या आंसर आ गया, तो तकलीफ, ठीक है जी। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों, करें, क्या आप आगे पढ़ने के लिए तैयार हैं, बताइए प्यारे दोस्तों। अगला 82 आएगा, 81 आएगा, हाँ ये वाला होगा ना पहले, बताइए। ठीक है, देखो प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई सब बच्चे इस सवाल को, सवाल है आपके सामने यहां पर 81, ठीक है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि इस सामान की कीमत हर साल इतनी परसेंट घट रही है, बढ़ रही है, इस गांव की, शहर की आबादी इतने परसेंट घट रही है, बढ़ रही है, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया ना। ये जितने भी सवाल होते हैं सब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट से ही होते हैं। तो अगला टाइप है वो जिसमें आपको इनिशियल वैल्यू दी जाएगी, यानी कि शुरुआत की वैल्यू दी जाएगी और आपसे फाइनल अंतिम वैल्यू पूछी जाएगी। समझ में आया ना बच्चों, कोई तकलीफ। चलिए जैसे ही देखिए, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10,630 है, एक टाउन की प्रेजेंट में पॉपुलेशन है 10,630। इट इंक्रीजेस बाई 25% एंड 50% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स बट डिक्रीजेस बाई 68% इन द थर्ड ईयर। पहले 2 सालों में इस कस्बे की जनसंख्या 25% बढ़ती है और 50% बढ़ती है, तीसरे साल में 68% कम हो जाती है। तो पूछा तीसरे साल के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो क्या ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज नहीं है मेरे भाई, बताओ। एक कस्बे की शुरुआत में जनसंख्या दे रखी है 10,630, पहले इसको 25% बढ़ाया है कि नहीं, 25% बढ़ाने के बाद जो संख्या आई, पुरानी से तो कोई मतलब नहीं है ना, अब उस संख्या को फिर से हमने कितना बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, है ना। अब जो जनसंख्या आई उसको कितना कम कर दिया, 68% कम कर दिया। अब बताओ अब जनसंख्या कितनी हो गई, पैटर्न समझ गए ना सवालों का। इनिशियल वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू पूछी है। तो बहुत आसान सवाल होते हैं मेरे भाई, और कोशिश करो कि ऑप्शन से ही इसकी कैलकुलेशन करी जाए। तो एक कस्बे की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 10,630। शुरुआत में वैल्यू दी है, फाइनल वैल्यू पूछी है, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्या करते जाना है, सीधी सीधी गुणा। पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ती है, 25%, यानी कि 1/, अगर जनसंख्या 1/4 बढ़ाओगे, 1/4 यानी कि 4 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5, मल्टीप्लाई, है ना। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है, 50%, यानी कि 1/2 का मतलब है अगर जनसंख्या 2 है तो 2 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3, मल्टीप्लाई।
तीसरे साल 68% कम हो जाती है। 68% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 4%, 1/25, 68%, 17 यानी कि जनसंख्या अगर 25 थी तो 25 से 17 कम होकर कितनी हो जाएगी? 8। ये 3 साल बाद जनसंख्या होगी। 3 साल बाद पूछिए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 साल में जो भी चेंज हो रहा है उससे गुणा करते जाइए। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी तकलीफ नहीं है। बताओ, 4 दूनी 8 से 8 कट गया। 5 से आपका 25 भी कट गया, कितनी बार? 5 बार। 10,630 में एंड में जीरो आ रहा है, जीरो का मतलब होता है 10। ये 5 से ये 10 कट गया प्यारे दोस्तों, कितनी बार? तो जब आप सबकी गुणा करेंगे तो केवल आप इकाई का अंक मैच कर लोगे कि ऑप्शन में इकाई का अंक सब में अलग अलग है कि नहीं? तो यहां देखो ये 3 है, 3 की 2 में गुणा करेंगे 6 और 6 तिया, यानी कि आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत? 6378। ठीक है ना बच्चे, आगे चलें। सवाल नंबर 82 बताइए। हाँ जी, मनीष ने एक एसी 46,875 रुपए में खरीदा। ठीक है भाई, इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है। 3 साल बाद एयर कंडीशन की कीमत क्या होगी? आई ना बात समझ में? देखो, मनीष ने अभी एक एसी खरीदा है ना, नया साल आया, मनीष एसी खरीद के आया, कितने रुपए का? 46,875 रुपए का एसी खरीद के लाया। अब एसी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसकी कीमत हर साल कम होती है, डेप्रीशिएट होती है। तो सवाल में बताया गया है कि इट्स वैल्यू इज डेप्रीशिएटिंग एट द रेट ऑफ 8% ईयरली, यानी कि इस एसी की कीमत हर साल 8% कम हो जाती है, 8% घट जाती है। इसे बोलते हैं मूल्य ह्रास की दर। समझ में आना बच्चों? तो एसी की कीमत हर साल 8% कम हो जाती है। प्रेजेंट में वैल्यू दी है, पूछा है 3 साल बाद एसी की कीमत क्या होगी। आई ना बात समझ में? अगर एसी की कीमत हर साल 8% कम हो रही है तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4%, 1/25, 8% यानी कि 2/। तो एसी अगर इसने मनीष ने 46,875 रुपए का खरीदा है, हर साल कीमत 8% कम हो जाते, 2/25, यानी कि कीमत अगर 25 थी तो 25 से 2 कम होकर कितनी हो जाएगी? 1 साल बाद एसी की कीमत ये होगी, ये 1 साल बाद होगी। 3 साल बाद क्या होगी मेरे भाई? फिर दोबारा से 23/25 से गुणा, है ना, फिर दोबारा 23/25 से गुणा, हर साल 23/25 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 23/25 का प्यारे दोस्तों क्यूब नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 3। यानी कि अगर हर साल सेम परसेंट से चेंज हो रहा है, 2 साल बाद कीमत पूछिए पावर 2, 3 साल बाद पूछिए पावर 3, 4 साल बाद पूछिए पावर 4, कि जितनी बार आप गुणा करोगे उतनी क्या चढ़ जाएगी? पावर। हर साल 8% कम हो रही है, 2/25, यानी कि 25 से घट के कितनी रह जाएगी? 23। 3 साल बाद क्या होगी? 3 बार गुणा करेंगे, उसका मतलब क्या होगा? पावर 3। आगे ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, आप यहां भी यूनिट डिजिट लगा सकते हैं। देखो, 6 है, 1 है, 5 है, 2 है कि नहीं बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। हालांकि मैंने तो आपको 25 तक क्यूब ही याद करने के लिए बोला है, तो इससे तो आपका काम और आसान हो जाएगा, है कि नहीं सचिन भाई? 23 का क्यूब क्या होता है? 23 का क्यूब होता है 12167, और 25 का क्यूब क्या है? 15,625। देखो, 15,625 से 3 बार कट गया ये पूरा पूरा, 15 तिया 45, 625 तिया, है ना? तो यानी कि 3 सत्ते 1, एंड में 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है बच्चों, कोई तकलीफ? कर लोगे ना ऐसे सवाल? आगे चलते हैं, बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 83, बनाओ। 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या 4,85,000 थी। कितनी थी भाई साहब? 4,85,000। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है तो 1988 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी?
ठीक है ना। बहुत से बच्चों को लगेगा सर 1968 की जनसंख्या दी है और पूछा 1988 की, ये कैसे होएगा। आप सवाल के भाव को समझो, इसकी भाषा को। भाई शुरुआत की जनसंख्या दी है और 20 साल बाद की पूछी है ना। 1968 में कस्बा है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 4,85,000। ये 1968 में आपसे पूछा है 1988 में जनसंख्या कितनी होगी। 1968 से जब आप 1988 में जाएंगे तो इसका मतलब होता है 20 साल बाद। कितने साल बाद, 20 साल का मतलब होता है 2 डिकेड, 2 दशक। यहां पे क्या बोला है, दशक, डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल। तो 20 साल का मतलब हो गया मेरे प्यारे भी 2 दशक। इस सवाल में यह बताया गया है कि इस कस्बे की जो जनसंख्या है वो हर दशक में 20% बढ़ रही है। हर दशक का मतलब हर 10 साल में 20% बढ़ रही है। हर साल में नहीं, कितने में, हर 10 साल में 20% बढ़ रही है। बोलो आप बात समझ गए। तो आप बताओ इस कस्बे की जनसंख्या हर 10 साल में 20% बढ़ रही है। 20% बढ़ने का मतलब क्या है, चाहे फ्रैक्शन में लिख लो चाहे डेसिमल में। भाई 100% होती है, 100% को 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120%। 120% का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2, यही हो जाएगा। कोई तकलीफ इसमें, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई तकलीफ नहीं है। तो पूछ रहा हूं हर 10 साल में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1.2 गुना। हर 10 साल में जनसंख्या 20% बढ़ के 1.2 गुना हो जाएगी। तो 20 साल में कितनी होगी, इसका बात खत्म। यागी ना 20 साल बाद 1988 में जनसंख्या। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप बताओ 1.2 का स्क्वायर क्या होता है, 1.2 का स्क्वायर आ गया जी 1.444, 1.44। ये कैलकुलेशन करनी है, दशमलव के बाद 2 अंक यहां, 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये देख पा रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा एंड में एक जीरो जरूर बचेगा, जीरो आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, डबल जीरो बन जाएगा आपका। वो सर कैसे, क्योंकि 5 की 4 में गुणा हो गएंगे तो 5 चौक 20, एक जीरो और आएगा, एक जीरो पहले से है तो आंसर के एंड में क्या आएगा, 2 बार जीरो, खत्म। तो ज्यादातर ऐसे सवाल ऑप्शन से ही हो जाते हैं, ये बताइए। सवाल नंबर है आपके सामने 84, ठीक है ना। जो अभी लेटेस्ट सवाल चल रहे हैं मैंने वो वाले लिए हैं, ठीक है बच्चों। किसी देश की जनसंख्या 1,87,500 है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है। पूछा है 2 साल बाद देश की जनसंख्या याद कीजिए। सबको सवाल समझ में आ रहा है? किसी देश की वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, किसी देश की वर्तमान में जनसंख्या 1,87,500। पूछा क्या है, 2 साल बाद की जनसंख्या। सेम टाइप है, जब भी टाइप बदलता है मैं बता देता हूं कि अब नया टाइप आ रहा है। कौन सा टाइप चल रहा है, शुरुआत की वैल्यू दी है, बाद की वैल्यू पूछी है, दैट्स इट। अलग अलग लैंग्वेज है सब में। अब मैं एक ही भाषा पे 10 सवाल करा दूं, कुछ सीखोगे आप, नहीं। तो कॉन्सेप्ट सेम है पर प्रेजेंटेशन अलग अलग है ना। जन्म दर और मृत्यु दर 13%, 9%। जन्म दर का मतलब क्या है कि हर साल 13% बच्चे पैदा होते हैं। जन्म दर 13% यानी कि शहर में 100 लोग हैं तो हर साल 13 बालक पैदा होंगे। मृत्यु दर 9% यानी कि 9% लोगों का नरकवास हो जाता है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर 13% पैदा हुए, 9% टपक गए, यानी कि इस टाउन की जनसंख्या हर साल 4% ही बढ़ रही है केवल। तो हमें पता लग गया कि इस कस्बे की जनसंख्या, इस देश की जनसंख्या मात्र हर साल 4% ही बढ़ती है। पूछा है 2 साल बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, कर लेंगे। बताओ बच्चों 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखो। हाँ, 4, किसी भी संख्या को अगर आप 4% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 104%, यानी कि 1.04 गुना। ठीक है, हर संख्या 100% होती है, 100% को 4% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 104%। 104% क्या होता है, 1.04 गुना, है ना। तो भैया आप मुझे बताइए 1 साल बाद क्या होगी, 1.04 से गुणा, 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, स्क्वायर। आप कहोगे सर ये कैलकुलेशन तो बहुत मुश्किल है, चलो इसे फ्रैक्शन में कर लेते हैं। आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 4% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 26/25 गुना
4% 1/25, 4% बढ़ाने के बाद 26/25 गुना। लेकिन मैं क्या करता हूं कि ज्यादातर सवाल ऑप्शन से ही होते हैं। 1.04 का मतलब क्या, 13 अट्ठे 104। 104 का मतलब क्या होता है, 13 अट्ठे 104। तो जब भी आप गुणा करेंगे 104 के भीतर 13 आ रहा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 13 से कटने वाला होगा। किससे कटने वाला होगा, 13 से। 13 से कटने वाला नंबर होगा। देखो 2 जीरो तो देखनी नहीं है, पहले ये तो देखना है एक एक का फर्क है। 2027, 2028, 2029 और 2030। एक ही नंबर कटेगा, उससे उस +1 करके आता जा रहा है, अगला कटेगा ही नहीं। 13 से 13 कम 13 और 7 2 13 पंजे 65, और 65 के बाद कितना बच जाएगा, 77। 77 ये नहीं कटेगा, ये वाला कट गया, 13 78। ठीक है आंसर 1300 कट गया। 2028 में 1300 कट गया, बचा कितना 728। 13 पंजे 65 और 7 13 78। ये क्या हो गया, ठीक है। 13 का नियम भी लगा सकते हैं कि भाई 2028 है, यही है ना, 3 3 का पेयर बनाओ, 28 और 2 का डिफरेंस 13 से कट गया, है कि नहीं। ये क्या आ गया उत्तर। समझे ना बच्चों बात। आगे चलते हैं, बताइए अगला टाइप। अब आपके सामने क्या आएगा, अगला टाइप। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इनिशियल वैल्यू देके आपको फाइनल वैल्यू पूछिए, लेकिन पेपर में उल्टे सवाल भी तो आते हैं और उल्टे ही ज्यादा आते हैं। अगर मान लीजिए किसी सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछिए, तो कैसे करेंगे सवाल, ठीक है, कोशिश करें। चलिए, एक गांव की 10% आबादी हैजा से मर गई, ठीक है, तो दहशत फैल गई। इस दौरान बची हुई 25% आबादी ने गांव छोड़ दिया। अब जनसंख्या घटकर 4050 रह गई। तो आपसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मूल निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आया ना बच्चों। सवाल को पढ़ के आपको लगेगा नहीं कि ये सक्सेसिव का, क्योंकि लिखा छोड़ना है कि इसको सक्सेसिव के कंसेप्ट से करना, ठीक है ना। हालांकि जहां भी रिमेनिंग शब्द आता है कि बचे हुए लोगों का, वहां क्या होता है सक्सेसिव। आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान सुनेगा। देखिए, एक गांव की शुरुआत में कुछ ना कुछ आबादी होगी, मुझे नहीं पता। एक गांव की इनिशियल कुछ ना कुछ पॉपुलेशन होगी, मुझे नहीं पता। अब इस पॉपुलेशन का 10% आबादी हैजा से मर गई, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी कम हो गई, तो 10% कम होने के बाद अब जो लोग बचे ये रिमेनिंग लोग हैं, ये रिमेनिंग लोग हैं। गांव की शुरुआत में कुछ ना कुछ आबादी होगी, मुझे नहीं पता, उसमें से 10% हैजा से मर गया। जो लोग बचे, इन बचे हुए लोगों में से, ये रिमेनिंग है ना, इन बचे हुए लोगों में से 25% गांव छोड़ के चले गए, यानी कि 25% लोग और कम हो गए, और कम हो गए। और फाइनली अब जनसंख्या घटकर कितनी रह गई, फाइनल वैल्यू दी है। पूछा ओरिजिनल निवासी कितने थे मेरे भाई, ये पूछा है शुरुआती जनसंख्या, क्लियर है। यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन को पहले 10% कम किया गया हैजा से मार के, फिर जो बचे हुए लोग हैं उनमें से 25% गांव से पलायन कर गए। फाइनली 4050 बचे। पूछा है शुरुआत में कितने थे। सबको पैटर्न समझ में आ गया। सक्सेस भी तो हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, पहले 10% फिर 25%। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछिए। आप यहां पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और रेशियो भी, ठीक है ना बच्चे। देखो पहले के 10% लोग हैजा से मर गए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/10। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10% का मतलब 1/10 है, यानी कि अगर गांव की आबादी पहले 10 थी तो 10 से 1 कम होकर कितनी हो रह गई, 9। फिर 25% लोग छोड़ के चले गए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी कि गांव की आबादी 4 थी तो 4 से कितनी रहेगी घटके, दोनों की सीधी सीधी गुणा, तो नीचे क्या आएगा 10 चौक 40, ऊपर क्या आ गया 9 तिया, ये क्या आ गया बच्चों, हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है सीधी सीधी गुणा करने से। देखिए गांव की शुरुआत में आबादी 40 थी तो फाइनली अब कितनी हो गई है 27। अगर गांव की शुरुआत में आबादी 40 थी तो अब घटके 27 रह गई है, क्लियर है ना। अब गांव की फाइनल आबादी कितनी है 4000,
तो 27 किलो 4050 से कितने गुना, 27 एकम 27, बच गया 13, 27 पंजे 135, 150 गुना। तो गांव की शुरुआत में कितनी आबादी थी, 40 का 150 से गुणा करेंगे यानी कि 6000। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है ना भाई, ये उत्तर हो गया। ये सब कुछ हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये इसका सॉल्यूशन है। यही है ना बच्चों, पेपर में थोड़े ना माहौल आप बनाओगे। ठीक है जी, चले आगे, चलो आइए ये करो। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 86। शिवम को उसकी बिक्री राशि में पहले साल में 4% की वृद्धि और दूसरे साल में 25% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,40,400 रुपए है। पूछा 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी। प्रेजेंट की बिक्री दी हुई है, प्रेजेंट की 2 साल पहले की पूछी है, यानी कि शुरुआत की वैल्यू, फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। हो गया ना भाई। शिवम की बिक्री पहले साल कितनी बढ़ती है, 4%, दूसरे साल कितनी बढ़ती है, 25%। ठीक है ना, जो है प्रेजेंट में 1,40,400 है। पूछा 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी। जैसे बिल्कुल पिछला सवाल है वैसे ही कर सकते हैं, है कि नहीं। देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, हमारे पास दोनों रास्ते हैं। आप रेशियो मेथड भी कर सकते हैं और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला भी। ठीक है ना, आसान डेटा है, कोई बहुत मुश्किल डेटा तो है नहीं। शिवम की बिक्री पहले साल 4% बढ़ी है ना, दूसरे साल कितनी बढ़ी, 25%। तो कोई मुझे यह बताएगा कि 2 सालों में शिवम की बिक्री कितने परसेंट बढ़ गई, 2 सालों में शिवम की बिक्री कितने परसेंट बढ़ गई। इन दोनों का सक्सेसिव है भाई, 4 और 25 का सक्सेसिव कितना आएगा, 4 + 25 + 4 × 25 बटे 2 सालों में इतना परसेंट बढ़ गई। ठीक है ना, तो आप 100 से 100 काट लेंगे, 1 25 4 29 और 1 30%। बोलो बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ है। यानी कि 2 सालों में शिवम की बिक्री 30% बढ़ी। शुरुआत 2 साल पहले कितनी बिक्री थी मुझे नहीं पता, नहीं पता। इन 2 साल में बिक्री कितनी बढ़ी, 30%। 2 साल में बिक्री 30% बढ़ी और 30% बढ़ने के बाद कितनी हो गई, 1,40,400 रुपए। कोई डाउट है ना। 2 साल पहले कितनी थी नहीं पता, लेकिन 2 साल के दरमियान बढ़ी कितनी, 30%, है ना। 30% बढ़ने के बाद 1,40,400 है। 2 साल पहले कितनी थी, सॉल्व करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, हो जाएगा अभी। अगर 2 साल पहले 100% थी तो अब 30% बढ़ के कितनी होगी, 130%। 100 + 30 130 हो गया ना, 130% की वैल्यू दी है। बताओ कितने गुना, 13 एकम 13 और 1 जीरो नहीं जाएगा है भाई, फिर 13 अट्ठे 104 यानी कि 1080 है। कितने गुना, 1080 गुना। तो 100% की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1080 से गुणा कर देंगे। 1080 से गुणा करके कितना आ जाएगा बताओ, 108,000। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। 130% की वैल्यू दी है, 100% की वैल्यू पूछी है। ठीक है ना बच्चे, इतनी भी मेहनत की जरूरत नहीं है। आप इस सवाल के ऑप्शंस देखो, सवाल के ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर दूर है भाई, है बच्चों। इस सवाल के ऑप्शंस क्या बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है। जब सवाल के ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर हैं तो हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स कैलकुलेशन। भाई 2 साल पहले की आबादी पूछी, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 30% बढ़ाने पर लगभग क्या आ जाए, 1,40,000 आ जाए। क्या आ जाए, 1 लाख। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 30% बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये क्या आ जाए, 1,40,000 आ जाए। ये 88,000 है। 88,000 क्या 1 लाख भी होता तो 1 लाख को भी 30% बढ़ाते तो 1,30,000 आता, 1,40,000 नहीं आता। यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बोलो 1,35,000 है, इसका 30% तो बहुत बड़ा आएगा, 39 अभी 39,000 भी अगर आप बढ़ाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा 1,40,000 से। आंसर नहीं है, 1,12,000 है। कितना, 1,12,000 का 30% आप निकालो
तो कितना आ जाएगा, लगभग 33,000 के करीब, है ना। तो आप 33,000 भी आप इसका बढ़ाओगे तो 1,40,000 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या बचा, केवल। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। इसके लिए आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर क्या है आपके सामने, 80 बनाओ। एट्टी सेवन नंबर, मजा आ रहा है। एक मास्क बनाने वाली कंपनी ने 2018 में एक्स मास्क बनाए, ठीक है। 2019 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की, 2020 में निर्माण में 15% की और वृद्धि की, ठीक है। 2021 में मशीनरी के खराब होने के कारण इसके निर्माण में 40% की गिरावट आई। 2021 में 179400 मास्क का प्रोडक्शन हुआ है, तो एक्स का मान क्या होगा। बहुत बेसिक सवाल है। 2018 में एक कंपनी एक्स मास्क बना रही है। 2018 में कितने मास्क बना रही है, एक्स मास्क। हमें यही एक्स की वैल्यू निकालनी है। कंपनी का काम है मास्क बनाना। 2019 में कंपनी का प्रोडक्शन 30% बढ़ गया, यानी कि 2018 में कंपनी ने 30% मास्क ज्यादा बनाए, 30% प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर अगले साल 2020 में कितना बढ़ा प्रोडक्शन, 15%। फिर 2021 में मशीन खराब होगी कंपनी में, तो 40% मास्क कम बने। तो 2019, 2020, 2021 तीनों का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है। फाइनली 2021 में कितने मास्क बने हैं, 179400। एक्स का मान क्या होगा, 2021 की वैल्यू दी है और पूछी क्या, शुरुआत 2018 की वैल्यू। क्या सवाल नहीं हो जाए, कुछ लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। डेटा बहुत आसान है, रेशो से कर लेते हैं। 2019 में कितना प्रोडक्शन बढ़ा, 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/, यानी कि 10 थे तो 3 मास ज्यादा बने, कितना, 13। सीधी सीधी गुणा। 2020 में कितनी वृद्धि हुई, 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, यानी कि 20 से 3 बढ़ के कितना हो गया प्रोडक्शन, 23। 2021 में क्या है, मशीन खराब होगी, 40% उत्पादन कम हो गया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/20%, 1/5, 40% 2/5, यानी कि 5 से 2 हटके कितना हो गया, सीधी सीधी, कुछ कट रहा है नहीं। तो 20 पंजे 100, 100 दो शाम कितना आ गया, 1000। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मेरे भाई 13 × 23, 13 × 23 का मतलब 260 और 39, 260 और 39 आ गया 299, है ना। 299 का 3 गुना कितना आएगा, 900 से 3 कम, यानी कि 800। कोई तकलीफ, ये क्या आ गया, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। यानी कि कंपनी अगर शुरुआत में 2018 में 1000 मास्क बनाती थी, तो अब फाइनली 2021 में कंपनी ने कितने मास्क बनाए, 897। कंपनी ने 2021 में कितने मास्क का निर्माण किया है, 179400। तो बताइए कितने गुना है, 897 यानी कि 900, 900 का दुगुना 1800। ये 3 कम है, ये दुगुना 6 कम है, डबल है, यानी कि 200 गुना। तो इसकी वैल्यू 200 गुना है, तो 1000 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, 1000 का 200 गुना यानी कि 2,00,000। कौन सा ऑप्शन है आंसर। कोई तकलीफ, यानी कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सवाल किसी भी भाषा में आ सकता है, चाहे वो बीमारी की भाषा दे, है ना, ठीक है बच्चों, चाहे वो बिक्री की भाषा दे, बस आपको देखना है फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल पूछी है। आगे चलते हैं, बताएंगे सवाल नंबर 80 बनाओ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने प्रीवियस ईयर में देखे होंगे ऐसे सवाल। अरे देखे ना बाल को आपने ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर में है? चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर है। पहले साल के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है।
दूसरे साल में 6% कम हो जाती है। दूसरे साल के एंड में जनसंख्या है 88,830। तो पहली साल के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है बच्चे, कर लोगे? बिल्कुल रेशियो से हो जाएगा, है ना। 8% और 6% रेशियो कन्वर्ट कर लीजिए, फाइनल वैल्यू दे, इनिशियल वैल्यू पूछिए, आंसर बताओ करके क्या होगा। मुझे इस सवाल का आप लोग आंसर करके बताइए क्या आ रहा है मित्र। आकाश, आकाश कह रहा आंसर दीजिए। अब घोंचू, आंसर तुझे देना है, मेरा काम सवाल देने का है। अच्छा रितेश, भाई कंप्यूटर का बैच डलवाओ रितेश को, दिन भर कंप्यूटर का बैच मांगता, दिन भर। परसेंटेज चैप्टर में जो आज की क्लास है और जो कल की क्लास हो, कल आखिरी क्लास होगी, खत्म हो जाएगा कल चैप्टर, इससे एक सवाल कंफर्म आना आपके पेपर में 100%। 100%, ठीक है ना। वाकू पढ़ने में तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है। अरे जल्दी बताओ रे। कोई बी ऑप्शन कह रहा जी, कोई सी ऑप्शन कह रहा। ठीक है, जो भी है ठीक है ना। देखो बच्चों, इस सवाल को आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेशियो मेथड मैंने आपको बता दिया, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप इस सवाल को अप्रोक्स भी कैलकुलेशन कर सकते हो। आप इस सवाल के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कितने का फर्क है? 1,000 का फर्क है। ऑप्शन में 1,000 का फर्क है। 1,000 तो बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान से सुनना। पहले साल एक कस्बे की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, दूसरे साल में कितनी कम हो जाती है? पहले साल एक कस्बे की जनसंख्या 8% बढ़ जाती है, दूसरे साल 6% कम हो जाती है। कोई दिक्कत? तो आप एक बात बताओ, 2 साल में कस्बे की जनसंख्या में नेट चेंज कितना आया? 8 और -6 का सक्सेसिव, तो क्या आ जाएगा? 8 - 6 -8 गुणा 6 बटे 100%। 8 - 6 2 है में, और आचिंग 48/100 यानी कि 0.48। तो 2 में से 0.48 घटाऊंगा, 2 में से 0.48 घटाऊंगा तो लगभग कितना आ गया? 1.5%। लगभग 1.5, अप्रोक्स 1.5% आएगा ना। 1.52% आएगा, जिसे अप्रोक्स में क्या कह सकते हो? 1.5%। अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हो कि हम यहां पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे नहीं, अप्रोक्स करेंगे। 8 - 6 2, 2 में से 0.48 घटाएंगे, अप्रोक्स 1.5%। यानी कि 2 साल पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी भी हो, 2 साल में जनसंख्या लगभग 1.5% बढ़ी। कितनी बढ़ी? लगभग। और 1.5% बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 88,830। यानी कि आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 1.5% बढ़ाने के बाद क्या आ जाए? 88,830 आ जाए। ऐसा आंसर होना चाहिए। बताओ। देखो, 1.5% बढ़ाने के बाद 88,000 होगा, यानी कि पहले साल के शुरुआत में जो जनसंख्या है वो 88,830 से कम होगी, यानी कि ये वाला आंसर नहीं हो सकता। होगा कि नहीं भाई? अगर 1.5% बढ़ाने के बाद 88,830 हो रही है तो पहले जनसंख्या 88,830 से कम रही होगी, है कि नहीं? देखो, ये आसान ऑप्शन है 82,000। आप इसको 1.5% क्या, इसको 10% बढ़ाओगे तो इसके करीब आएगा, तो इसके करीब आएगा, यानी कि ये तो बहुत छोटा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचे सी और डी। बी और सी दो ऑप्शन है ना। बताओ कौन सा ऑप्शन है? 85,500। क्या है? 85,000। अगर 85,000 का, ये 85,000 ही मान लो, 85,000 का 2% भी बढ़ाओ, 85,000 का 2% कितना आता है? 1700। 85 दूनी 170। अगर 1700 भी बढ़ाओगे तो भी 88,000 के करीब पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा। अभी पहुंच रहा है क्या? 7 5 86,000 और 1200, 87,000 पे अटक गए तो है, यानी कि ये भी आंसर। तो सवाल का आंसर कौन सा बचा फिर? आई ना बात समझ में?
देखो इसके लिए आपको कैलकुलेशन मजबूत चाहिए, पूरी कैलकुलेशन की यहां पे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है ना बच्चों, अगर 85,000 का 2% भी आप बढ़ाओ 1700, तो भी 88,000 नहीं हो रहा। आंसर क्या बनना चाहिए? बी ऑप्शन बनना चाहिए। खत्म, आगे चलते अगला सवाल। एक बात बताइए, सवाल नंबर 89, किसी मशीन का प्राइस हर साल 5% कम हो जाता है, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट में प्राइस 4,11,540 है, तो 3 साल पहले मशीन की प्राइस क्या थी? बताओ। एक मशीन का प्राइस हर साल 5% घट जाता है, प्रेजेंट में मशीन की कीमत है 4,11,540, तो इनिशियल वैल्यू 3 साल पहले की कीमत कितनी थी? फाइनल प्रेजेंट की वैल्यू दी है, 3 साल पहले की वैल्यू पूछी। आसान सवाल है। एक मशीन की कीमत हर साल कितनी कम होती है? 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/20। यानी कि मशीन की कीमत अगर 20 है, तो 1 साल में घटकर कितनी हो जाएगी? अगर मशीन की कीमत 20 है, तो हर साल 5% कम हो रही है, 20 से 1 कम होकर कितनी हो जाएगी? 19। 1 साल में, 1 साल में मशीन की कीमत जो हो जाएगी 20 से घट के 19 हो जाएगी। 3 साल में क्या होगा मशीन की कीमत में चेंज? 3 बार गुणा 19/20 गुणा 19/20 गुणा 19/20, 3 बार गुणा। 3 बार गुणा करने का मतलब है पावर। लेकिन 3 साल में मशीन के प्राइस में ये चेंज होगा, 3 बार गुणा करेंगे ना। तो आप बताओ 20 का क्यूब कितना होता है और 19 का क्यूब? 6859। भाई मैंने तो आपको बोला है ना कि 25 तक के क्यूब याद होनी चाहिए, तो ही आप सवाल जल्दी कर पाओगे। यानी कि मशीन की 3 साल पहले की इनिशियल वैल्यू और प्रेजेंट की वैल्यू का रेशियो आ गया। मशीन की प्रेजेंट में कीमत कितनी है? 4,11,540। देखो सवाल के ऑप्शन बहुत ठीक ठीक हैं, तो यानी कि पूरा पूरा कटेगा। बताओ 6859 होता है लगभग 7,000, ये कितना है? लगभग 42,000, यानी कि 60 गुना है। 60 गुना है कि नहीं? मैंने यहां पे कोई भाग नहीं करके देखा। ये कितना है? लगभग 7,000। ये कितना है? लगभग 42,000। तो 7×42 जाएगा कि नहीं? इकाई का अंक मैच कर लो, ये रहा 9 और ये रहा 6, 9×6 = 54। एंड में क्या आएगा? ऐसे होती है कैलकुलेशन। आई ना बात समझ में? 60 गुना है तो 8,000 की वैल्यू भी 60 गुना आएगी। कितना आ जाएगा? 8×6 = 48, 4 लाख। तो मशीन की 3 साल पहले कीमत थी 4,80,000। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए सवाल? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है 90, बनाइए। आगे चलते हैं, ठीक है ना बच्चों? ध्यान से सुनेगा। अगली लैंग्वेज, और मैं कहूं बहुत बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपर के मैंने सवाल देखे तो बहुत आसान डाटा के थे, तो मैंने उसी लैंग्वेज पे दूसरे एग्जाम का टफ सवाल डाला है, बड़ी लैंग्वेज का। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इनकम, आप जो पैसा कमाते हो इनकम है, इनकम में खर्चा अगर कर दोगे तो जो बचेगा वो क्या? फाइनली आपकी बचत। ठीक है ना बच्चे? ध्यान से सुनिएगा। जब भी इनकम में रिमेनिंग वाला सवाल आएगा, क्या आएगा? रिमेनिंग वाला, तो आप समझ जाइए कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है। समझ आया ना? इनकम में रिमेनिंग वाला, ध्यान से सुनिएगा। संदीप अपनी सालाना इनकम का 32% किस पे खर्च करता है? भोजन पर। फिर बची इनकम का 20% किस पे खर्च करता है? यात्रा पर। और फिर बची हुई इनकम का 35% किस पे खर्च करता है? कपड़ों पर। हर साल 70,720 रुपए वो बचाता है। संदीप की सालाना इनकम क्या है? ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी करा दिया, लेकिन वहां फर्क क्या था? वहां शेष रिमेनिंग शब्द नहीं लगाता। जहां रिमेनिंग और शेष शब्द आएगा बिल्कुल अलग सवाल है। ध्यान सुनेगा बच्चों। मान लीजिए कि संदीप की सालाना इनकम कुछ ना कुछ है, आपको नहीं पता, नहीं पता। संदीप अपनी इनकम का 32% खर्च करता है किस पे? खाने पे। 32% खर्च करता है किस पे? खाने पे, फूड पे। तो 32% खर्च करने के बाद जो पैसा बचा, ये रिमेनिंग है।
इस बची हुई इनकम का 20% वो खर्च करता है किस पे? यात्रा पे, ट्रांसपोर्ट पे, है ना। तो 20% पैसा खर्च करने के बाद जो रिमेनिंग पैसा बचा, ये बचा, अब इस रिमेनिंग पैसे का कितना? 35% वो खर्च करता है किस पे? कपड़ों पे। और फाइनली उसके पॉकेट में 1 साल बाद कितना अमाउंट बचता है? 1 साल बाद उसके पॉकेट में 70,720 रुपए बचता है। तो संदीप की इनकम क्या है? क्या ये सक्सेसिव का सवाल नहीं है? बार बार क्या शब्द आ रहा है? रिमेनिंग। संदीप पहले पैसा कमाता है, उसका 32% खाने पे खर्च करता है। अभी जो रिमेनिंग इनकम है, इस बची हुई इनकम का 20% वो खर्च कर रहा है किस पे? ट्रांसपोर्ट पे। फिर जो बची हुई इनकम, इस बची हुई इनकम में से, टोटल में से नहीं, बची हुई में से 35% खर्च कर रहा है कपड़ों पे। फाइनली कितना बचा? 70,720। आई ना बात समझ में? तो ये जहां भी रिमेनिंग शब्द आएगा, शेष शेष, तुरंत समझे का क्या सवाल है जी? सक्सेसिव का। रेशियो से भी कर सकते हो और फॉर्मूला भी, रेशियो ही ज्यादा बेटर है। देखो 32% खर्च कर रहा है, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 8/4%, 1/25, 32% 8/25। 8/25 खर्च करोगे तो 25 से 8 खर्च करोगे तो कितना बचेगा? 25 में से 8 खर्च कर दिया, खाने पे कितना बचा? 17। फिर मल्टीप्लाई, रिमेनिंग का 20% खर्च किया, कितना हो गया? 1/5, यानी कि 5 में से 1 खर्च कर दे तो बचा कितना? 4। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो होगा। फिर रिमेनिंग का 35% खर्च किया, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 7/20 में से 7 खर्च कर दे तो बचा कितना? इन सब की सीधी सीधी गुणा, सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 25 गुणा 20 कितना? 500, 500 पंजे 2500। ऊपर क्या आएगा? 17 गुणा 13 होता है 221। 221 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई? 800, 884। अच्छे कट भी तो रहा है ये, काट लूं क्या? काट लेते हैं ना पहले। भाई 4 से 20 कट रहा है, कितनी बार? 5 बार काट लेते हैं। तो नीचे क्या आएगा? 25 गुणा 25 600, 625। और ऊपर क्या आएगा? 17 गुणा 13 221। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, 17 गुणा 13। ये क्या आ गया? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर संदीप की इनकम 625 थी तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद फाइनली उसके पास कितना बचा? 200, है ना। फाइनल अगर संदीप की इनकम 625 थी तो इस हिसाब से पैसा उड़ाने के बाद 221 यूनिट बचा। 221 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 70,700 फाइनल वैल्यू। तो 221 का 3 गुना है ये 693, ठीक है ना बच्चे? 221 का 3 गुना 693, क्या बचेगा यहां पे? 7 7 14 है 63। हाँ 221 तिया हो जाएगा ना, सॉरी 663। तो कितना बचेगा? 37 और 7 44, 442 हो गया। 221 दूनी 442, 320 बार जाएगा। अगर 320 बार गया तो 625 की वैल्यू भी 320 गुना होगी, है भाई? कोई दिक्कत? 600 का 300 गुना 1,80,000। 1,80,000 से हल्का सा बड़ा आएगा, कौन सा ऑप्शन है? 2 लाख रुपए। बहुत मोटा पैसा कमा रहा भाई है। 221 का 3 गुना करेंगे 663, 37 7 44, 442 हो गया ना। 221 दूनी 442, 625 गुना 320 2 लाख। 625 अट्ठे 5,000 होता है। 625 गुणा 16 10,000। मैंने लिखवा रखी ना ये सारी बातें। 125 अट्ठे 1000, 625 अट्ठे 5,000, है ना। 625 गुणा 16 10,000 लिख लो। तो जैसे 625 की 320 में गुणा करनी है, 320 को ऐसे लिख लो 16 गुणा 20। 625 गुणा 16 10,000, 10,000 का 20 गुना 2 लाख। आ गया ना आंसर? कोई तकलीफ? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 91। ठीक है, आखिरी सवाल प्यारे दोस्तों, तैयार हैं करने के लिए? एक आदमी भोजन पर अपनी यात्रा का 12.5%,
अब एक आदमी भोजन पर अपनी इनकम का 12.5%, यात्रा पर रिमेनिंग का 18 सही 3/4% और बाकी 20% हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करता है। ठीक है, उसका कुल खर्चा 3450 रुपए है। तो आपसे पूछा उसकी कुल इनकम ज्ञात। समझ में आया ना सवाल? तो यहां पे क्या शब्द लग रहा है? रिमेनिंग। काय का सवाल है जी? सक्सेसिव का, है ना। एक आदमी अपनी इनकम का 12.5% खाने पे खर्च करता है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, यानी कि 8 है तो 8 में से 1 खर्च कर दिया, बचा कितना? मल्टीप्लाई। तो रिमेनिंग का 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4% क्या आएगा? 18 3/4 का मतलब होता है 0.75। अब आपको याद आ जाएगा 18.75% क्या होता है? 6.25%, 1/16। तो 18 सही 3/4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 3/16। 3/16 आएगी ना, 3 गुना। ठीक है बच्चों, तो 16 में से 3 खर्च करता है वो ट्रांसपोर्ट पर, तो बचा कितना? 13। रिमेनिंग का 20% किस पे खर्च करता है? एजुकेशन पे। 20% यानी कि 1/5। तो 5 में से 1 खर्च करेगा, बचा कितना? इन सब की सीधी सीधी ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 4 से 8 2 बार कट जाएगा, तो 16 गुणा 10 160 और 13 सत्ते 91। ये क्या आ गया बच्चों? ये क्या आ गया? ये रेशियो आ गया, पर किसका? यह ध्यान सुनेगा। यानी कि आदमी की, अगर आदमी की इनकम 160 है, अगर आदमी की इनकम 160 है, तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद फाइनली उसकी पॉकेट में 91 यूनिट बचा। ये उस आदमी की इनकम और उसकी फाइनल सेविंग का रेशियो है। आई ना बात समझ में? अगर आदमी की इनकम 160 है, तो इस हिसाब से पैसा खर्च करने के बाद जो दिया हुआ है, फाइनली उसके पॉकेट में 91 यूनिट बचा, 91 यूनिट बचा। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, सवाल में दिया कुल खर्चा 3450 रुपए। अगर आदमी की इनकम 160 यूनिट है और फाइनली इस हिसाब से उसको 91 यूनिट बचा रहा है, तो उसने खर्चा कितना किया है घटाना पड़ेगा ना। 160 इनकम में से 91 बचा, तो खर्चा कितना किया घटाओ, यानी कि 69 है ना। 69 उसने खर्चा किया। 69 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 3450 रुपए। बताओ कितने गुना है ये सीधा 50 गुना दिख रहा है। ये 70 पंजे 3500 से 50 कम है, 50 गुना। पूछा उसकी कुल इनकम, तो कुल इनकम कितनी आएगी? 160। 160 की वैल्यू भी कितना हो जाएगी? 50 गुना, यानी कि 8000 रुपए उस आदमी की इनकम है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? रेशियो हमेशा इनिशियल और फाइनल वैल्यू का आया, यहां पे क्या दिया? उनका डिफरेंस। इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः खत्म होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्यारे दोस्तों कमेंट में यस लिख दीजिए कि यस सर हमें समझ आ गया है। पुरुषोत्तम कुमार कहने सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, प्लीज सर कुछ मोटिवेशनल बताइए। हाँ, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो घास खोजने में लग रहा होगा। जाइए चौराहे पे ईंट पत्थर ढोइए, हैं, फिर मजदूरी मिस्त्री करिए तो मन लगेगा आपका। भट्टा पे ईंट बनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। अरे पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा तो कहीं तो लग रहा होएगा, वो करो। नाली कितनी गंदी है नोएडा की, दिल्ली की, करो साफ, देखो कितना मन लगेगा तुम्हारा वहां में, है? तो इतने वीआईपी नेता हैं, कितने गंदे जूते हो गए उनके धूल में, हैं? करो साफ। मन लगेगा। चुप कहीं के, मन है तुम्हारा क्या है? अब मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं देते हो बेटा, कमेंट्स जवाब देने लायक होता ही ना। सर जी आज मजा आ रहा है, रोज ना आवे हो तुम्हें। सर अलग से भी सीट दे देना परसेंटेज की। मैंने तुम्हें 100 सवाल की 111 सवाल है ना इसकी सीट दी थी, और इसमें हर टाइप कवर है। अब आप इस सीट का चक्कर छोड़ो, आप मॉक टेस्ट से लगाओ ना, चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओ आप, हैं? चलिए
अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, करें? करने के लिए तैयार हैं क्या आप? चलिए ध्यान सुनिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, हालांकि इस कॉन्सेप्ट पे आपके पेपर में कोई डायरेक्ट सवाल नहीं आया है, पर कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो मैंने आपको सिखाया कि नेट परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला मेथड भी है और रेशियो मेथड भी है, ठीक है ना। लेकिन क्या हो कि अगर आपको नेट परसेंटेज चेंज पहले से दिया हुआ है ना, और एक वैल्यू मिसिंग है, तो कैसे करोगे? मान लीजिए प्रश्न आ जाता है कि हमने एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया, फिर x% बढ़ाया, और उस संख्या में जो कुल प्रतिशत वृद्धि है वो 42.5% है, तो बताइए x का मान क्या है? क्या आप मेरा सवाल समझ पा रहे हैं? हम आपसे कहते हैं कि हमने एक संख्या को पहले 25% बढ़ाया, फिर जो संख्या प्राप्त हुई है उसको वापस x% बढ़ाया, उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज है वो 42.5% इंक्रीज है, तो आपसे पूछा x का मान क्या होगा? डेटा बहुत आसान है, दो ही बार चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या 25 और x का सक्सेसिव 42.5 के बराबर होना चाहिए, निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। 25 और x का सक्सेसिव क्या आएगा? 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स प्लस 25 गुणा x बटे 100। ये 25 और x का सक्सेसिव आएगा 25 प्लस एक्स प्लस 25 गुणा x बटे 100। ये किसके बराबर होना चाहिए? इस 42.5 के बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही बात है, कोई तकलीफ? देखिए 25 से 100 यहां पे 4 बार कट जाएगा, तो x ये आ जाएगा x प्लस एक्स बटे 4 बराबर, ये 25 उधर चला जाएगा, तो 42.5 में से हम लोग क्या करेंगे? 25 घटा लेंगे, तो x प्लस एक्स बटे 4 कितना आ गया? 5x बटे 4। 4x प्लस एक्स कितना आ गया? 5x बटे 4। और 42.5 में से 25 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 17.5। तो 5 से 17.5 कितनी बार कट गया? 3.5। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3.5 का 4 गुना यानी कि 14। तो सवाल का आंसर क्या आ गया? एक्स की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है ना बच्चों, कोई तकलीफ? ओके आगे चलें। अगली बात ये समझिए मेरे भाई कि ये आप फॉर्मूले से कर सकते हो, इस तरह के प्रश्न भी आते हैं पेपर में। अगर एक, और ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, मान लीजिए आपसे कहें कि एक त्रिभुज का आधार 25% बढ़ाया जाता है, बताओ उसकी हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जाए कि एरिया 42.5% बढ़ जाए? ये सवाल आएगा, समझे ना? सवाल लिख लो चाहे अपनी कॉपी में। एक त्रिभुज का, मैं एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं, एक त्रिभुज का आधार बढ़ाया जाता है 25%, हाइट कितने परसेंट बढ़ाई जाए कि उसका क्षेत्रफल 42.5% बढ़ जाए? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 तो फिक्स नंबर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आधार गुणा ऊंचाई। अब त्रिभुज का आधार बढ़ाया जाता है 25%, पूछ रहा हाइट कितने परसेंट बढ़ाए कि एरिया कितना बढ़ जाए? 42.5% बढ़ जाए। तो आप कैसे निकालोगे? सक्सेसिव से। 25 और x का सक्सेसिव क्या आना चाहिए? 42.5। मैंने आपको करके दिखा दिया सॉल्यूशन, समझ ना? तो ये क्या सवाल बनता है? उल्टा सवाल। आपके पेपर में आया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आता है अलग एग्जाम्स में, ठीक है बच्चों। चलिए अगला कॉन्सेप्ट समझिए। मैं कहता हूं कि किसी संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर x% डिक्रीज किया जाता है, फिर 12.5% ये इंक्रीज होगा, यहां पे गलत टाइप है ये, ठीक है ना। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया जाता है, फिर x% घटाया जाता है, फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसको 12.5% बढ़ाया जाता है। उस संख्या में जो नेट परसेंटेज चेंज है वो 35% वृद्धि के बराबर है। कितना? 35% इंक्रीज हो जाता है। तो बताइए x का मान क्या होगा? यानी कि यहां आपको नेट परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, बीच की ये परसेंटेज मिसिंग है, ये आपसे पूछिए। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इन तीनों का सक्सेसिव 35% के बराबर आना चाहिए।
सक्सेसिव का मतलब क्या है? रेशियो की सीधी सीधी गुणा। ठीक है भैया। सबसे पहला फ्रैक्शन में बदलोगे। भाई हमने एक संख्या को 40% बढ़ाया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 40% बढ़ाने का मतलब 2/5, यानी कि संख्या अगर 5 है तो 5 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई। फिर हमने संख्या को x% घटाया, हमें नहीं पता कि x% घटाने पर क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, नहीं पता। जो नहीं पता उसकी जगह क्या लगा लेंगे? क्वेश्चन मार्क। समझे ना भाई? 40% बढ़ाने का मतलब हमें पता है कि 40% की फ्रैक्शन में 2/5 है। संख्या अगर 5 है तो 5 से 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 7। एक्स की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि x% घटाने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, तो उसकी जगह क्या लगा दे मैंने? क्वेश्चन मार्क। सीधी सीधी गुणा करेंगे, फिर 12.5% बढ़ाया जाता है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी कि संख्या अगर 8 है तो 8 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? और इनका नेट चेंज क्या है? इनका नेट चेंज है 35% वृद्धि। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/5%, 1/20, 35% क्या आ गया प्यारे बच्चों? 7/20, यानी कि संख्या अगर 20 है तो 20 से 7 बढ़ के फाइनली कितनी हो गई? 20 से 7 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 27। कोई दिक्कत? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो देखिए 9 से 27 आपका 3 बार कट गया। 20 से 8 पंजे 40 आपका 2 बार। तो आप मुझे बताओ यहां से क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? ये जो नीचे का 2 है ये उधर जाके गुणा हो जाएगा 3 में। 2 की 3 में गुणा होगा कितना हो जाएगा? 6। और ये 7 यहां ऊपर है, कहां जाएगा? नीचे, यानी कि 6/7। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आप संख्या को x% घटाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 6/। जब आप संख्या को x% घटाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 6/7। 6/7 का मतलब कि जब आप संख्या को x% घटाते हो तो संख्या 7 से घट के कितनी हो जाती है? यानी कि संख्या कितनी कम हो रही है? 1/7। और 1/7 का मतलब क्या होता है? 14.28%। यानी कि x का जो मान आएगा वो कितना है? 14.28, है ना? जब आप संख्या को x% कम करते हो तो संख्या 6/7 गुना हो रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो संख्या कम कितनी हुई? 7 से 6 होगी तो 1/7 कम हुई है। 14.28% कम करोगे 1/7 तो ही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/7 आएगा। एक्स का मान कितना है? 14.28। समझ में ना? ये उल्टी चीज भी आप सीख गए। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट भी खत्म। कोई बड़ी बात तो है नहीं है। आगे चलते हैं, सब बच्चे लिखेंगे अपनी कॉपी में इलेक्शन बेस्ड। ठीक है। अगला टाइप बच्चों आपके सामने आएगा इलेक्शन बेस्ड सवाल, चुनाव आधारित प्रश्न। ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में चुनाव आधारित बहुत सारे सवाल देखे होंगे, देखे ना? तो आते हैं पेपर में क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बहुत ही बेकार मेथड से, कोई एक्स मान के कर रहा है, कोई 100 ही मान के सारे सवाल कर रहा करते हैं। मैं आपको बहुत बढ़िया मेथड बताऊंगा। कुछ भी आपको रटना नहीं है, कोई भी फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। अगर आप इलेक्शन के पैटर्न को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, भाषा को, तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल से इलेक्शन वाले सवालों का पूरा काला चिट्ठा आपको क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तसल्ली से 5 मिनट में आपका समय लूंगा, बिना हलक से आवाज निकाले सुनिएगा तसल्ली से। ठीक है ना बच्चे? चलिए, ये सारा डाटा, ये सारा एग्जाम्पल मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है ना? सारा डेटा। चलिए, इलेक्शन बेस्ड या चुनाव आधारित प्रश्न। देखो हमारा देश में एक ही चीज होती है, हर हर दिन, हर महीने, हर साल चुनाव होते रहते हैं। तो चुनाव में तो वैसे कई कई उम्मीदवार खड़े होते हैं, पर आपके पेपर में जो सवाल आता है उस सवालों में ज्यादातर 2 ही उम्मीदवार खड़े होते हैं, जिनमें से एक जीतता है और एक हारता है। ठीक है ना? तो जब भी किसी गांव में चुनाव होता है तो चुनाव आयोग की तरफ से एक लिस्ट आती है, जिसे हम कहते हैं वोटिंग लिस्ट। उनमें उन सभी वोटर्स का नाम लिखा होता है जो वोट देने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल है, जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है, भारत के नागरिक हैं। उसे बोलते हैं वोटिंग लिस्ट या कुल वोटर्स की संख्या। कुल वोटर्स की संख्या। तो मान लीजिए कि एक गांव में कुल वोटर हैं 100।
या वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है? 100। क्या मान लिया हमने? मान लीजिए कि माना एक गांव में वोटिंग लिस्ट में 100 वोटर्स का नाम है, कुल वोटर्स की जो संख्या है वो 100 है। कितनी है? 100। ठीक बच्चों, बात समझ में आ गई? तो गांव में कुल वोटर्स हैं 100। आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखिए, कुछ लोग ऐसा होता है कि गांव से बाहर रहते हैं, प्रधानी का चुनाव होता है, वोट डालने नहीं पहुंच पाते, तो इन 100 में से 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं डाले, डिड नॉट कास्ट वोट्स। चुनाव में कितने वोटर्स हैं? 100 वोटर्स हैं कुल। 100 में से 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20। 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी कि कितने लोगों ने वोट डाले हैं? 80। तो ये हो गया अभी डाले गए वोट, इसे कहेंगे इंग्लिश में कास्ट वोट्स, डाले गए वोट। तो अगर टोटल वोटर 100 हैं, 20% ने वोट नहीं डाले, तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80 यूनिट, 80 ने। अब देखो, कुछ वो वोटर्स ऐसे होते हैं कि भाई ईवीएम मशीन सामने रखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों बटन एक साथ दबा दिए, तो वोट क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आई ना बात समझ में? तो जितने भी वोट डाले गए हैं, डाले गए वोटों का, कास्ट वोट यानी कि डाले गए वोट, डाले गए वोटों का 10% चुनाव आयोग ने इनवैलिड घोषित कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया। सारा डाटा मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ऐसे प्रोसेस चलता है। पहले कुल वोटर्स निकाले जाते हैं, फिर उसमें से देखेंगे कितने लोगों ने वोट डाले, फिर हम चेक करेंगे कि जितने वोट डाले हैं उसमें से कितने चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिए। तो डाले गए वोटों का 10% चुनाव आयोग ने क्या कर दिया? इनवैलिड, अयोग्य घोषित कर दिया। कितने वोट डाले गए थे बच्चों? 80। 80 का 10% कितना होता है? 8। यानी कि 8 वोट चुनाव आयोग ने जो है क्या कर दिए? अयोग्य घोषित कर दिए। तो 80 में से 8 घटाइए तो कितने वोट बचे? 72। ये है वैलिड वोट। क्या है बच्चों? ये वैलिड वोट्स, यानी कि योग्य मत, योग्य मत। आई ना बात समझ में? यानी कि हार जीत का फैसला इन 72 वोटों में से होना है। हार जीत का फैसला इन्हीं 72 वोटों में से होना है। 72 वोटों में से जो ज्यादा वोट ले गया वो जीतेगा, और जो कम वोट ले गया वो हारेगा। तो हार जीत का फैसला हमेशा किस में से होता है? वैलिड वोट्स में से, योग्य वोटों में से। आई बात समझ में? यहां तक चीज क्लियर है? एक एक स्टेप। चलिए, अब मेरे प्यारे में 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं। आगे पढ़िए। आगे ये कह रहा है, विनर कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला। कितना मिला? 60%। एंड वॉन बाई 4320 वोट। और जीतने वाला उम्मीदवार 4320 वोटों से जीता है। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को हारने वाले से 4320 वोट अधिक मिले हैं। यही मतलब हुआ। हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए गांव में कुल वोटर्स की संख्या कितनी है? तो आप बताओ, वैलिड वोट कितने? 72। हार जीत का फैसला इन्हीं वैलिड वोटों में से होना है। अब 2 कैंडिडेट हैं, एक जीतने वाला, एक हारने वाला। जीतने, हर चीज अपने आप में 100% होती है। हर चीज क्या होती है? 100%। जीतने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला है? 60%। तो मुझे बताओ फिर, अगर विनर को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो लूजर को, हारने वाले को वैलिड वोट का कितना मिला होगा? 40%। हर चीज 100% होती है। वैलिड वोट का 60% जीतने वाला ले गया, तो लूजर को कितना मिला होगा? 100 में से 60 घटाइए, वैलिड वोट का 40%। बेस क्या है? वैलिड वोट। वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को, बचे वैलिड वोट का 40% हारने वाले को, है ना? दोनों को जोड़ेंगे तो 60% प्लस 40%, 100% एक हो जाएगा वैलिड वोट टोटल। ठीक है ना? यानी कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? वैलिड वोट का 40%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत रहा है? वैलिड वोटों के 20% के अंतर से जीत रहा है कि नहीं? 60 माइनस 40 कितना आ गया? 20%। ठीक है ना? तो देखो, चुनाव में कुल वैलिड वोट है 72। जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट यानी कि 72 का कितना मिला है? 60%। 72 का कितना मिला है? 60%, है ना? वैलिड वोट का 60%। तो हारने वाले उम्मीदवार को,
हारने वाले उम्मीदवार को फिर वैलिड वोट का कितना मिला होगा? 100% में से 60% घटाइए, यानी कि 72 का 40%। कितना मिला होगा? 72 का, टोटल वैलिड वोट है 72, 72 का 60% जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को मिला होगा 72 का 40%। दोनों को वोट जोड़ दो, 72 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता है? घटाइए, 72 का 20% वोटों से जीता है। कितने वोटों से? 72 का 20%। और 72 का 20% कितना होता है? 72 दूनी 144, यानी कि 14.4। तो यानी कि जीतने वाला उम्मीदवार 14.4 वोटों से जीता, ये ना। जबकि सवाल कह रहा है कितने वोटों से जीता है? 4320 वोटों से जीता। तो 14.4 की वैल्यू कितनी है? 4320। अगर 0.1 हटाओगे तो उधर एक जीरो बढ़ती है। 144 तिया 432, यानी कि कितने गुना हो रहा है? ये 300 गुना है। बच्चों अगर ये 300 गुना है तो आप मुझे एक बात बताइए कि कुल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर तो 100 हैं, तो 100 की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए? 100 की वैल्यू भी 300 गुना, यानी कि कितना आ गया? 30,000। तो गांव में टोटल वोटर्स कितने हैं बच्चों? वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम है? 30,000। यही क्या आ गया इसका आंसर? समझ में? तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आपको चुनाव के सवालों की पूरी फिल्म क्लियर हो गई है। ठीक है ना? मैं आपको फिर से बता देता हूं। मान लीजिए कि एक चुनाव में टोटल 100 वोटर्स हैं, वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम है। 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला? 80। जितने वोट डले उसमें से 10% चुनाव आयोग ने रिजेक्ट कर दिए, तो 80 का 10% 8 वोट रिजेक्ट हैं, तो कितने वैलिड हैं फिर? 72। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला। जीतने वाले को मिला 72 का 60%, हारने वाले को मिला 72 का 40%। जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है? दोनों का घटाएंगे, 72 का 20%, 60 माइनस 40 20 आ जाएगा। 72 का 20%, 72 दूनी 144, 14.4 आ गया। 14.4 की वैल्यू ही 4320 है, 100% की वैल्यू 30,000 आ गया ना। हर एक चीज क्लियर है। लेकिन अगर परीक्षा में इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ये करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपको आना चाहिए ये एक एक स्टेप। यहां आपको एक एक चीज होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह के चुनाव के कोई भी सवाल हमेशा एक लाइन में सॉल्व होते हैं, एक लाइन में। कैसे? शॉर्टकट जानो। क्या पूछा? कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। मान लीजिए कि इलेक्शन में कितने वोटर्स हैं? कुल n वोटर्स हैं। मान लीजिए कि चुनाव में कुल कितने वोटर्स हैं? n वोटर्स हैं। n वोटर्स हैं, वही देखो सवाल लेते हैं। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। 20% का मतलब कितना होता है? 1/। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, इसका मतलब 80% लोगों ने वोट डाला है। बच्चों अगर 100% में से 20% वोट नहीं डाल रहे हैं तो कुल वोटर का 80% यानी कि कितना? 4/5। इतने लोगों ने वोट डाला है। ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? डाले गए वोट, है ना। 1/5 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो बाकी रिमेनिंग 4/5 लोगों ने वोट डाला, डाले गए वोट है। अब जितने वोट डले हैं उन डले हुए वोटों में से 10% क्या है? खराब। 10% यानी कि 1/10। तो ये लिखा हुआ आपके सामने डाले गए वोट। डाले गए वोटों का 10% रिजेक्ट, यानी कि 90% डाले गए वोटों का 90% वैलिड है। तो डाले गए वोटों का 90%, 90% कितना आएगा? 9/10 से गुणा। तो डाले गए वोटों का 90% क्या है आपके सामने फिर? वैलिड वोट्स। ये क्या लिखा हुआ आपके सामने? वैलिड वोट्स। आगे ना बात समझ में? भाई जितने वोट डले हैं उसमें से 10%, 1/10 खराब है, तो बाकी का 1 माइनस 1/10 यानी कि 9/10 गुना क्या? ठीक है, वैलिड वोट है। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, वैलिड वोट्स। एक स्टेप में हो रहा है कि नहीं? अब जब चुनाव का परिणाम हुआ तो जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला। जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% मिला है, तो हारने वाले को वैलिड वोट का 100 माइनस 60 40% मिला होगा। तो जीतने वाला कैंडिडेट कितने से जीत रहा है? घटाइए, वैलिड वोट के 20% के अंतर से जीता। ये आपके सामने क्या लिखा हुआ है? वैलिड वोट।
वैलिड वोट के 20% के अंतर से चुनाव जीता। वैलिड वोट का 20% कितना आएगा? 1/5। इतने वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। वैलिड वोट का 1/5 कर देंगे 20%, इतने वोटों से चुनाव जीता। जबकि चुनाव जीता कितने वोटों से है? 4320 वोटों से। तो ये क्या होना चाहिए? आप इसको बराबर कर दीजिए। बताओ, क्या ये एक लाइन का सवाल नहीं है? क्या हो गया बेटा? बराबर। तो जब इसको बराबर करेंगे तो क्या आएगा? 4 नाम 36 से कम 36, 7 36 दूनी 72, 120 गुना। तो एन बराबर क्या आएगा? 5 दो शाम 50 पंजे 250, 250 किधर गुणा कर देंगे ना, तो 120 गुणा कितना आ गया? तो ये कुल वोटर की संख्या देखो सेम आ गई 30,000। और यही क्या है इसका? ठीक है ना? तो ये है पूरा बेसिक। ये क्या है इसका? बेसिक। और ये क्या है इसका? स्मार्ट। जब तक आप बेसिक नहीं जानोगे इस चीज को दिमाग में आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैंने पहले तसल्ली से क्या पढ़ाया आपको? बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया है इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, तो कमेंट में यस लिख दीजिए। यस सर कि हमें समझ आ गया है। बच्चों, अगर आपको ये समझ आ गया है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। यस सर। चुनाव वाली चीज। ठीक है, चलिए। दो सवाल करते हैं इस पे, ठीक है ना बच्चों? बाकी कल करेंगे, है ना? आइए, सवाल है आपके सामने 92। बनाओ बच्चों, क्या आंसर है इस सवाल का? चलिए, एक चुनाव में दो कैंडिडेट थे। एक को कुल वोटों का 41% मिला और वह 5580 वोटों से हार गया। कुल वोट ज्ञात करें। ठीक है ना बच्चे? तो देखिए, इस सवाल में जितनी भसड़ हो उतना ही दिमाग लगाना है। इसमें कोई इनवैलिड वैलिड का कोई चक्कर नहीं है। भाई, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, कुल वोटर्स ज्ञात करें। कुल वोटर्स क्या होता है बच्चों? 100%। अब एक उम्मीदवार को कुल वोटों का कितना मिला? 41%। अब एक उम्मीदवार को 41% मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा फिर? 100 में से 41 घटाएंगे 59%। यानी कि मेरे भाई, कुल वोटर है 100%, एक उम्मीदवार को 41% वोट मिले, दूसरे को मिले होंगे 100 में से 41 घटाओ 59%। यानी कि ये लूजर है, इसको कम वोट मिले, ये विनर है। तो कितने वोटों से हार गया? 59 से 41 कितना कम है? यानी कि 18% वोटों से चुनाव हार गया। जबकि सवाल में बोला कि 5580 वोटों से हारा, तो 18% की वैल्यू कितनी है सवाल में? 5500। कितने गुना? 18 तिया 54 और एक 18 कम 18, 310 से गुना, है ना? अगर 310 से गुना हो रहा है तो कुल वोटर्स भी क्या होंगे? 100% की वैल्यू भी 310 से गुणा कर देंगे, यानी कि 31,000। कौन सा ऑप्शन है? आसान सवाल है, आया हुआ है पेपर में, ठीक है ना? ये बताइए। ए बी सी ने चुनाव लड़ा, है ना? जितने भी वोट डले हैं सारे के सारे वैलिड हैं। ए को कुल वोटों का 38% वोट मिले हैं। प्रत्येक 45 वोट के लिए बी को 18 वोट प्राप्त हुए, ठीक है ना? विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 अधिक मत प्राप्त हुए। विनर गॉट 5760 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है ना? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वॉज, डाले गए वोटों की कुल संख्या क्या थी? ठीक है ना? देखिए, एक चुनाव में मान लीजिए टोटल डाले गए वोट हैं 100%। ये तो पूछा आपसे, तीन कैंडिडेट है यहां पे, ए बी और सी। घबराना नहीं है कि सर तीन कैंडिडेट का सवाल आ गया, बहुत लल्लू है। 100% वोट डाले गए, उन्हीं में से तो एबीसी को मिलेगा। ए को कुल वोटों का कितना मिला? ए को कुल वोटों का 38% मिला। सवाल में आगे बहुत अच्छी तरीके से बोला गया है, सवाल में बोला है
प्रत्येक 45 वोट के लिए बी को 18 वोट प्राप्त हुए। फॉर एवरी 45 वोट्स पोल्ड बी गॉट 18 वोट्स। इसका मतलब क्या है, हर 45 वोट में से 18 वोट बी के नाम की पड़ती हैं। अगर 45 लोग वोट डाल रहे हैं तो उसमें से 18 वोट बी को जा रही हैं। यह मतलब है हर 45 वोट में से बी की किस्मत में कितनी वोट आ रही हैं, 18 वोट। यानी कि ये कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 2/5, यानी कि बी को 2/5 वोट मिल रहे। 2/5 कितना होता है परसेंटेज में, 1/5 20%, 2/5 40%। तो हर 45 वोट में से 18 वोट बी की है, यानी कि बी को कितनी वोट मिल रही है, 40%, है कि नहीं। अब बचा तीसरा कैंडिडेट कौन, मुझे बताओ सी को कितने वोट मिले होंगे। भाई तीनों को टोटल 100% वोट मिले हैं। ये 38 + 40 कितना हो गया, 78। भाई ए और बी का हो गया 38 + 40 78%। 100% में से 78 ए और बी ले गए तो सी को कितना मिला होगा, 100 में से 78 घटाओ कितना, 22%। यही है, कोई दिक्कत। आप बोलोगे हाँ जी सर, तीनों के वोट आ गए। सवाल बोला विनर को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले आदमी से 5760 वोट अधिक मिले। विनर कौन है यहां पर, बी। इसको सबसे ज्यादा वोट मिले, विनर है। सबसे कम वोट किसको मिले, तीनों में सबसे कम वोट मिले सी को। तो विनर को सबसे कम वोट लेने वाले आदमी से कितने वोट ज्यादा मिले, ये तो बोला ना सवाल में कि विनर को सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले आदमी से 18% वोट ज्यादा मिले, है कि नहीं। सवाल के अनुसार कितने वोट ज्यादा मिले, 5760 कितने गुना, 18 या 54 और 18 दूनी 36, 320 गुना, है ना। अगर 320 गुना तो डालेंगे 100% वोट भी कितना आना चाहिए, 320 से गुणा करेंगे कितना आ गया आंसर। करेक्ट बात, कोई तकलीफ, समझ में आई, है कि नहीं। ठीक है, बाकी करते हैं कल। कैसी लगी बच्चों आपको ये क्लास, कल परसेंटेज की आखिरी क्लास होगी। हम इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और मैंने देखो बहुत अच्छे से तसल्ली से टाइम देके पढ़ाया है, कोई भी कॉन्सेप्ट हमने यहां पर स्किप नहीं किया है, ठीक है ना। ठीक है जी, हाँ, मजा आ गया है। चले ऐसी मजा लेते रहिए, कल करते हैं